नमस्कार। सुर्खियों के बाद अहम खबर की बात करेंगे। सुशांत केस से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। खबर बिहार पुलिस के सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को सहयोग नहीं कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल, पूछताछ की जानकारी ये साझा नहीं की जा रही है। एफआईआर में दर्ज तथ्यों के आधार पर पटना पुलिस ये जांच कर रही है और बिहार पुलिस को सहयोग नहीं किया जा रहा मुंबई पुलिस की तरफ से। क्या मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में आ रही है? सवाल उठाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। और बिहार पुलिस रिया से पूछताछ करेगी। रिया को नोटिस भेजेगी बिहार पुलिस। रिया समेत कई लोगों को यह नोटिस भेजा जाएगा। हालांकि मुंबई पुलिस भी इसी प्रक्रिया को अपना रही है। मुंबई पुलिस भी कई लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है, पर अब बिहार पुलिस का यह कहना है कि वो ना पूछताछ के दस्तावेज उनके साथ साझा किए जा रहे हैं। जहां भी पूछताछ हुई है उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, वो रिकॉर्ड साझा नहीं किया जा रहा है। किसके साथ नहीं किया जा रहा? बिहार पुलिस के साथ। अब बिहार पुलिस का यह कहना है कि वो भी पूछताछ करेगी, तमाम लोगों से पूछताछ की जाएगी। सुशांत सुसाइड केस और अब रिया के इर्द गिर्द कसता शिकंजा। तो मुंबई पुलिस, जैसे हम लगातार दो अपडेट आपको दे रहे हैं इस मामले में, मुंबई पुलिस बिहार पुलिस का सहयोग नहीं कर रही है, ये कहना है बिहार पुलिस का। पूछताछ की जानकारी साझा नहीं की जा रही है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो साझा नहीं की जा रही है। परिस्थिति जन्य सबूत जिसे कहते हैं, प्राइमा फेसी जो नजर आते हैं, मौके से कलेक्ट किए जाते हैं जब भी इस तरीके का इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, वो भी बिहार पुलिस को नहीं दिए जा रहे हैं। उन्हें उनके साथ साझा नहीं किए जा रहे हैं, इनपुट उनके साथ साझा नहीं किए जा रहे हैं। तो आखिर वजह क्या है? एक ही मकसद है। आखिर सुशांत की खुदकुशी के पीछे वजह क्या थी? एक मकसद के बावजूद दो अलग अलग राज्यों की पुलिस, और ये कोऑर्डिनेशन की कमी, तालमेल की कमी, क्या कोई इसमें राजनीतिक झंझावात भी है? इस तरह के तमाम सवाल। प्रशांत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रशांत, क्या कुछ अपडेट है? ये बेहद पेचीदा अब ये मामला होता जा रहा है। बिहार पुलिस के आरोप, मुंबई पुलिस का सहयोग नहीं करना और इन सब के बीच रिया की कंट्रोवर्सी। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कल से ही हमने देखा कि पूरे दिन बिहार पुलिस जो है पहले मुंबई पुलिस से मुलाकात करनी चाहिए, लेकिन डीसीपी जोन 9 के जो डीसीपी हैं त्रिमुखे, वो उनसे मिल नहीं पाए। फिर उसके बाद नोडल ऑफिसर यानी क्राइम ब्रांच के डीसीपी अकबर पठान के पास भेजा गया कि वो पूरी जानकारी वहां से मिलेगी, लेकिन वहां गए तो अकबर पठान जो उनसे नहीं मिल पाए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के बीच एक पेच फंसी हुई है, जिसे लेकर मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस अपना इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहती। सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं तो कल बिहार पुलिस ने जो है नीतू सिंह, जो सुशांत की बहन है, उनका पूरा बयान दर्ज किया 4 घंटे तक। उस बयान में इस बात साफ किया नीतू ने कि किस तरह से रिया ने लास्ट मोमेंट पे जब परेशान थे सुशांत, तो घर छोड़कर और कुछ सामान लेकर चली गए। और आज का मैं आपको पूरा हलचल बता दूं कि आज जो है बिहार पुलिस कोशिश करेगी कि सबसे पहले बैंक डिटेल जो है वो निकालेगी। उसके बाद रिया के संपर्क में आने की कोशिश कल से ही लगातार बिहार पुलिस कर रही है, लेकिन रिया अपने घर पर मौजूद नहीं है। इस वक्त कहाँ है, किसके संपर्क में है, ये जानकारी अब तक किसी को नहीं है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो लैपटॉप और जो सामान रिया सुशांत के घर से लेकर गई थी, वो अपने कब्जे में बिहार पुलिस लेना चाहती है। साथ ही जो इन्वेस्टिगेशन, जो डायरी जो है मुंबई पुलिस ने बनाई है, क्योंकि आपको बता दूं कि रिया के 11 घंटे के बयान मुंबई पुलिस ने दर्ज किए थे हादसे के बाद, तो उसमें क्या रिया ने बताया था, क्या पुलिस के साथ साझा किया, क्या इन्फॉर्मेशन दिया था, वो डायरी जो है बिहार पुलिस अपने कब्जे में लेना चाहती है। यानी देखा जाए तो पूरी लिस्ट जो है जांच पड़ताल की बिहार पुलिस ने तैयार कर ली है। ये बहुत बड़ा पेच है प्रशांत कि मुंबई पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सुशांत के घर की जरूरी चीजें रिया के पास हैं। ये बहुत बड़ा पेच है।
जी बिल्कुल, देखिए इसी बात को साफ करने के लिए और इसकी ही जानकारी लेने के लिए बिहार पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है और कोशिश ये की जा रही है कि किसी न किसी जरिए रिया और उनके जो मैनेजर्स हैं उनके संपर्क में आया जाए। लेकिन रिया जो है अपने लीगल टीम के साथ संपर्क में है, इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जुहू उनके घर पर कल भी बिहार पुलिस गई थी और आज भी कोशिश करेगी कि रिया से संपर्क करे। लेकिन सबसे अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 15 करोड़ रुपए सुशांत के अकाउंट से ट्रांसफर किए गए हैं, जो आरोप सुशांत के पिता ने अपने एफआईआर में दर्ज कराई है, वो ट्रांजिशन आखिर कहाँ हुए, कैसे हुए और किसके निगरानी में हुए, ये जानने की कोशिश आज बिहार पुलिस करेगी। उस बैंक में विजिट करेगी, साथ ही कोशिश करेगी कि रिया का बयान कैसे न कैसे या उनके संपर्क में पुलिस जरूर पहुंचे। तो देखना होगा कि आज पूरे दिन बिहार पुलिस अपना मूवमेंट क्या रखती है, प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, इस पर सभी की नजर होगी। जी, एक बात और है प्रशांत कि जब भी किसी भी मामले में, ये मामला नहीं, किसी भी मामले में जब सीबीआई का जिक्र हो जाता है तो मामला कुछ राजनीतिक सा लगने लगता है। इस मामले में भी सीबीआई का जिक्र हुआ और फिर अब ऐसा लग रहा है कि मुंबई पुलिस शायद जानबूझकर सहयोग नहीं करना चाह रही है या बिहार पुलिस खुद भी नहीं चाहेगी कि ऐसे कोई केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। वो पुलिस की साख पर भी सवाल खड़े होते हैं। तो जब भी तीसरा एंगल जो इस पूरे घटनाक्रम का है वो है सीबीआई। प्रशांत जी बिल्कुल, देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, ऐसे मामले हमने कई देखे हैं, लेकिन कभी भी एक मामले की जांच पड़ताल में 2 राज्यों की पुलिस घुस जाए, ऐसा मामला बहुत कम देखने को मिलता है। और इसलिए बिहार में जो एफआईआर दर्ज हुई है, एक हादसा देखिए मुंबई में हुआ है। मुंबई में एडीआर रजिस्टर करके मुंबई पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी और यही वजह है कि कल महाराष्ट्र सरकार ने अपने कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया कि फिलहाल सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि ऐसे मामले तुरंत राजनीतिक रंग ले लेते हैं, बिल्कुल सही है। सुब्रमण्यम स्वामी सवेरे से ट्वीट करके कह रहे हैं कि अगर जांच पड़ताल में तेजी लानी है तो सीबीआई को देने में क्या हर्ज है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है रिया की तरफ से, उनका कहना है कि मामला अगर मुंबई का है तो बिहार में केस क्यों किया जा रहा है, बिहार की भी जांच पड़ताल जो है मुंबई पुलिस को सौंपा जाए। तो बहरहाल इन सारी चीजों, इन सारी प्रक्रियाओं पर देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहना होता है। उसके बाद आने वाले समय में क्या महाराष्ट्र सरकार अपने इस फैसलों को बदलेगी, क्योंकि बिहार और मुंबई पुलिस के बीच में अभी भी दरार नजर आ रही है। जांच पड़ताल में दोनों एजेंसियों की जो है आपस में गांठ नहीं बैठ रही है। इन सारी चीजों को देखते हुए क्या महाराष्ट्र सरकार आने वाले समय में ये फैसला लेगी, अपने फैसले को बदलेगी, क्या सीबीआई जांच होगी, ये सारे सवालों का जवाब के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। मैं प्रशांत एक अपडेट दरअसल अपने दर्शकों से साझा करना है और फिर आपसे उस पर भी हम बात करेंगे। वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने एक कैविट याचिका दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में। ये कैविट याचिका दाखिल की गई है, सुशांत की मौत के मामले से जुड़ी हुई ये कैविएट है और कोर्ट से ये मांग की है कि बिना उनके पक्ष को सुने कोई आदेश जारी ना किया जाए। प्रशांत, एक कैविएट भी लग गई है अब इस मामले में। बहुत सारे लोगों को जिनकी जरूरत है उनको हम लोग स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बुला रहे हैं। उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है। ये हालत में अभी ये तपास, ये इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस से दूसरी एजेंसी को देने की महाराष्ट्र पुलिस को, मुंबई पुलिस को अभी कोई जरूरत नहीं लग रही है। बहुत इफिशिएंसी के साथ, बहुत कार्यक्षमता के साथ और सीरियसली ये इशू लेके हमारा पुलिस डिपार्टमेंट इसके ऊपर काम कर रहा है। देसाई साहब, लेकिन एक खबर आ रही है जो पुलिस सूत्रों के हवाले से ही खबर है कि बिहार पुलिस की जितनी मदद होनी चाहिए थी मुंबई पुलिस की तरफ से वो नहीं हो पा रही। देखिए, ये केस जब हुआ उसका इन्वेस्टिगेशन, उसका एफआईआर मुंबई पुलिस में पहले हुआ है। अभी दूसरी कंप्लेंट उनके फैमिली मेंबर ने बिहार स्टेट में की है और अगर एक स्टेट के पुलिस को दूसरे स्टेट में जाके इन्वेस्टिगेशन करना है, तपास करना है, तो जो स्टेट में वो आती है वो स्टेट का उनको परमिशन लेना चाहिए। ऐसा कोई भी परमिशन बिहार पुलिस ने, महाराष्ट्र पुलिस से, मुंबई पुलिस से नहीं लिया है। और ये सिस्टम नहीं है, ये प्रोटोकॉल नहीं है कि कौन से भी स्टेट का पुलिस आके कौन से भी स्टेट में जाए और उनको जैसा लगे वैसा तपास करे। शंभूराज जी, 100% सही बात आप कर रहे हैं, 100% सही बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल यही जन्म लेता है कि जब बिहार पुलिस
रविवार से वहां पर है, मुंबई में है, तब से लेकर अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई। और आज जो है, आज बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे है, आप कह रहे हैं कि पहले इजाजत उन्होंने नहीं ली। क्या मतलब समझे इसका? अरे देखिए, बिहार पुलिस को भी ये कानून मालूम है, ये प्रोटोकॉल मालूम है, उनको भी ये सिस्टम मालूम है। उन्होंने पहले यहाँ से परमिशन लेने के बाद ही आना चाहिए था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर हमारे महाराष्ट्र पुलिस को, मुंबई पुलिस को किसी अदर स्टेट में जाना है तो हम पहले प्रायर परमिशन लेके जाते हैं। तो ये खाना पूर्ति हो रही है बिहार पुलिस की तरफ से, ये आप कह रहे हैं? क्या क्या हो रहा है? ये क्या सिर्फ एक कोरम पूरा किया जा रहा है बिहार पुलिस की तरफ से? देखो, बिहार पुलिस क्या कर रही है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ, अगर उनके पास जो दूसरा कंप्लेंट आया है, उनके स्टेट में आया है, उसका कोई इन्फॉर्मेशन है, अगर वो इन्फॉर्मेशन वो हमारे मुंबई पुलिस से शेयर करना चाहते हैं तो वो जरूर उनका इन्फॉर्मेशन हमारे मुंबई पुलिस से, हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से, हमारे सीनियर ऑफिसर से वो शेयर कर सकते हैं। वो शेयर करने के बाद ये इन्वेस्टिगेशन में अगर उसकी जरूरत पड़ती है तो उसका भी विचार मुंबई पुलिस करेगी। शंभूराज जी, एक छोटा सा सवाल ये भी है कि जो सुशांत के परिवार वाले हैं, जो उनके पिता हैं, वो भरोसा नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस जो जांच कर रही है उसकी दिशा सही नहीं है। अगर सुशांत सिंह राजपूत जी के पिताजी को हमारे पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बारे में कोई शिकायत है, अगर उनको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है, अगर उनको कोई, जो पहले उन्होंने तो एक बार जब ये मुंबई में आए थे, जब सुसाइड घटा, तभी उनका स्टेटमेंट, तभी उनसे हमारे मुंबई पुलिस ने बात की है। अगर 1.5 महीने के बाद अगर उनके पास कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है, अगर उनको कुछ कहना है ये इन्वेस्टिगेशन के बारे में, तो वो जरूर हमारे मुंबई पुलिस से कहे। अगर वो यहाँ आके उनका और सप्लीमेंट्री उनका स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो वो जरूर उनकी बात हमारे मुंबई पुलिस से कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और गृह राज्य मंत्री हैं, उन्हें भी आप सुन रहे थे, वो भी, उनसे भी सवाल किए जा रहे हैं। सवालों को वो कैसे जवाब दे रहे हैं, बहुत पेचीदा ये पूरा मसला होता जा रहा है। जबलपुर हाईकोर्ट के एक अहम फैसले का जिक्र करेंगे। जबलपुर हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि भारतीय रेलवे बर्थ के आरक्षण की प्रक्रिया में वरीयता के क्रम पर विचार करे। एक पत्र याचिका का निराकरण करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि रेलवे सबसे पहले गर्भवती महिलाओं को, फिर सीनियर सिटीजन को, उसके बाद वीवीआईपी को प्राथमिकता दे। लोअर बर्थ के आरक्षण के मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट के जस्टिस संजय यादव और जस्टिस अतुल श्रीधरन की डबल बेंच ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता देना सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि स्वास्थ्य कारणों के चलते उनके लिए मिडिल बर्थ या अपर बर्थ उचित नहीं होगी। ऐसे में गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के बजाय उनको आरक्षण में वरीयता दी जाए। सहयोगी प्रतीक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, बहुत बेहतरीन फैसलों में से एक है ये, हाईकोर्ट ने जो बात कही है, और यह भी तय है कि इसमें बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां टर्म वीवीआईपी आ रहा है, दिक्कत वहीं शुरू होगी। प्रतीक, देखिए, बेशक ललित जी, आपने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन एक नजीर भरा फैसला ये हाईकोर्ट काम करेंगे, जिसमें उन्होंने आग्रह किया, चूंकि हाईकोर्ट जुरिसडिक्शन के बाहर भी है, लेकिन इस प्रकार से हाईकोर्ट की डीबी ने आग्रह किया है कि जो रेल बर्थ का आरक्षण होता है उसमें वरीयता पर आप विचार करें, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को बेशक एक बड़ी समस्या होती है और मानवीय आधार के चलते भी ऐसा होना ही चाहिए। गर्भवती महिलाओं को पहली वरीयता में रखना चाहिए, उसके बाद सीनियर सिटीजन और उसके बाद वीवीआईपी। यानी कहीं ना कहीं वीवीआईपी कल्चर पर भी एक प्रहार सा है हाईकोर्ट के इस आदेश से, हम ये समझ सकते हैं, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि हाईकोर्ट, माफी चाहूंगा, रेलवे मंत्रियों को पहले तरजीह देती है। ये नियम भी है हाईकोर्ट जजेस और मंत्रियों को पहले तरजीह दी जाती है, लेकिन खुद हाईकोर्ट ने यहाँ कहा है कि नहीं, हमसे पहले आप गर्भवती महिलाओं को तरजीह दें, उन्हें वरीयता दें, उसके बाद सीनियर सिटीजन पे, फिर हमारी बारी आए। तो मानवीय मूल्यों के आधार पर स्वास्थ्य को ध्यान पर रखते हुए ये नजीर भरा आग्रह जो है हाईकोर्ट ने रेलवे से किया है, और बेशक रेलवे को शायद इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए जी। और रेलवे के सामने एक लकीर बड़ी करने का मौका भी है कि जब प्रधानमंत्री मोदी से लेकर और उच्च न्यायालय जबलपुर तक एक ही बात कर रहे हैं कि आप थोड़े से वीवीआई कल्चर को कम कर लीजिए,
तो रेलवे ये फैसला लेकर, वैसे भी सरकार इतने क्रांतिकारी फैसले ले रही है, रेलवे भी ऐसा फैसला ले तो एक बड़ी नजीर हो जाएगी। प्रतीक? बेशक बेशक ललित, चूंकि लाल बत्तियां और पीली बत्तियां तो हट गई, लेकिन मानसिकता जो है उसमें भी बदलाव की आवश्यकता है। और रेलवे अगर इस बीच अगर अच्छा कदम इस लिहाज से उठा लेता है तो वाकई ये एक लैंडमार्क जजमेंट का कहीं ना कहीं सम्मान होगा और हाईकोर्ट मध्य प्रदेश का भी सम्मान रेलवे करेगा। जी जी, चलिए प्रतीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये देखा गया है कि कई वक्त ऊपर की बर्थ अलॉट की जाती है प्रेग्नेंट वुमेन को भी, और इसका कोई प्रावधान ऐसा नहीं था कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कम से कम ये चीज का ध्यान रखा जाए। तो अब हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जो मध्य प्रदेश में ये फैसला दिया है, ये मेरे हिसाब से काफी जनहित का मुद्दा रहेगा नेशनल लेवल पे, क्योंकि सेंट्रल रेलवेज जो है कहीं इसको अपनाता है तो ये जनरल पब्लिक के लिए बहुत ही लाभदायक चीज होगी। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। अब तक आपने मानसून अपने पूरे शबाब पर नहीं आया, लेकिन इस बार कम बारिश के बावजूद बैतूल का जो ताप्ती सरोवर है वो समय से पहले ही ओवरफ्लो होने लगा है। मुल्ताई तहसील के इसी ताप्ती सरोवर से ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है। जब ये सरोवर ओवरफ्लो होता है तब यहाँ उत्सव मनाया जाता है। स्थानीय लोगों की ऐसी आस्था है कि ताप्ती सरोवर का ओवरफ्लो होना इलाके में खुशहाली का संकेत है। पिछले साल भारी बरसात के बाद जो सरोवर है वो ओवरफ्लो हुआ था, लेकिन इस बार थोड़ी सी बारिश में ही ताप्ती सरोवर छलक उठा है। हालांकि कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार प्रशासन ने यहाँ उत्सव मनाने की इजाज़त नहीं दी, लेकिन इस खूबसूरत नज़ारे को निहारने के लिए लोग यहाँ पहुँच जरूर रहे हैं। तो बैतूल का ये ताप्ती सरोवर है और हालांकि यहाँ इस वक्त जब भी ताप्ती सरोवर ओवरफ्लो होता है तो एक उत्सव मनाया जाने की परंपरा है, लेकिन इस बार ये नहीं हो पा रहा है। कोरोना संकट काल को लेकर उत्सव मनाने की इजाज़त नहीं है। मुल्ताई तहसील के इसी ताप्ती सरोवर से ही ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है और जब ये सरोवर ओवरफ्लो होता है तब यहाँ उत्सव मनाया जाता है। इस बार थोड़ी सी बारिश में ही ये ओवरफ्लो हो गया। पिछली बार हालांकि बारिश का लंबा सिलसिला चला और तब कहीं जाकर ये सरोवर ओवरफ्लो हुआ था। इस बार लेकिन थोड़ी सी बारिश और ये कहें कि शुरुआत में ही ये खुशहाली का संकेत मिला। ऐसी आस्था है लोगों की, इसका ओवरफ्लो होना खुशहाली का संकेत है और लोग भी अब लगातार पहुंच रहे हैं यहाँ पर कि वो इसे देखें। आस्था लोगों की जुड़ी हुई है इस ताप्ती सरोवर और इसके ओवरफ्लो होने से। ऋषु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषु, ये बहुत दिलचस्प तथ्य है और इसके बारे में बताएं। ऋषु, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो और इस दिलचस्प तथ्य के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। जी हाँ, देखिए ललित, ये जो मुल्ताई तहसील है बैतूल की, यहाँ से ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ पर एक ताप्ती सरोवर है और इस बार सबसे हैरत की बात यह है कि आमतौर पर जब बहुत तेज बारिश होती है, लगातार भारी बारिश होती है, तब ताप्ती सरोवर ओवरफ्लो होता है। और ताप्ती सरोवर ओवरफ्लो होने के कई मायने यहाँ के लोग निकालते हैं। उनकी आस्था है कि अगर ताप्ती सरोवर ओवरफ्लो होता है तो ये खुशहाली का संकेत मानते हैं स्थानीय लोग। लेकिन इस बार सबसे हैरत की बात यह है कि बारिश अल्प वर्षा की स्थिति बनी हुई है। अब तक बहुत तेज बारिश नहीं लगी है, लगातार 3-4 दिन भी बारिश नहीं हुई है। इसके बावजूद ताप्ती सरोवर ओवरफ्लो हो गया है पूरी तरीके से। ताप्ती जो मंदिर है सरोवर के तट पर, वहां पर ताप्ती मंदिर में पानी भर गया है और ताप्ती जी की जो प्रतिमा रखी हुई है उनके चरणों तक पानी पहुंच गया है और लगातार अभिषेक हो रहा है। जब मंदिर में पानी भरता है तकरीबन 1 से 1.5 माह तक जो है ताप्ती जी की जो प्रतिमा है वहां पर अभिषेक होता रहता है। तो इसे लोग बड़े ही आश्चर्य के तौर पर देख रहे हैं कि अभी अल्प वर्षा की स्थिति में ताप्ती सरोवर का ओवरफ्लो हो जाना काफी खुशहाली
का संकेत लोग मान रहे हैं। काफी उत्सव वहां पर हर साल मनाया जाता है। हालांकि इस बार कोरोना संक्रमण के चलते उत्सव की अनुमति नहीं दी गई है लोगों को, लेकिन फिर भी इस आश्चर्यजनक तथ्य को लेकर लोग खासे उत्साहित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषु इस तमाम जानकारी के लिए। और इधर छतरपुर में तेज बारिश के बाद यहाँ का प्रसिद्ध जटाशंकर धाम का झरना वो भी लोगों के कौतूहल का केंद्र बन जाता है, लोगों के आकर्षण का, माफ कीजिएगा, केंद्र बन जाता है। झरने का पानी मंदिर की सीढ़ियों से होकर मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचना शुरू हो चुका है, पहुंच रहा है। और जटाशंकर धाम की सुंदरता को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं। पवित्र कुंड में स्नान कर भगवान से अपनी मनोकामना पूरी करने की मांग करते हैं। ये दो तस्वीरें, एक तरफ आप ताप्ती सरोवर के ओवरफ्लो होने की तस्वीरें देख रहे हैं और एक तरफ झरना, जटाशंकर धाम का ये झरना जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। दोनों ही आस्था से जुड़े हुए मसले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुदरत के उस खूबसूरत नज़ारे को देखने वालों की भी कमी नहीं है। तो ताप्ती सरोवर एक तरफ ओवरफ्लो हुआ है, ताप्ती नदी का उद्गम यहीं से है। दूसरी तरफ जटाशंकर धाम का वो झरना जो अब गर्भगृह तक पहुंच रहा है। दोनों ही तरफ ऐसा लगता है कुदरत आराध्य को, भगवान को जल का समर्पण देने पहुंची हुई है खुद उनके पैरों में। एक तरफ माँ ताप्ती के पैरों में पहुंचकर ये जल अपना समर्पण दे रहा है और दूसरी तरफ जटाशंकर धाम का ये झरना प्रभु के चरणों में जल का समर्पण करने के लिए गर्भगृह तक उतर आया है। चल लेते ना उधर से। खबर धमतरी से, जहां सोंढूर बांध के सभी 5 गेट खोलने पड़े हैं और इस बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। अभी तक जो बारिश हुई है उसमें 90% यहाँ पर पानी भर चुका है। फिलहाल 2400 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है सोंढूर नदी में, नहर में, जो इससे जुड़ी हुई नहरें हैं। 7 टीएमसी क्षमता का ये बांध है, 90% ये भर चुका है। फिलहाल यहाँ 3800 क्यूसेक पानी है, इसमें से 2400 क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है। इसे देखने के लिए भी लोगों की भारी भीड़ यहाँ लग रही है। और खबर मंदसौर से, जहां मासूम की हत्या कर दी गई है। पिता ने अपने बेटे की पटक पटक कर हत्या कर दी। पति और पत्नी के बीच विवाद हुआ, यानी दंपति का विवाद हुआ और उसके बीच मासूम की जान चली गई। आरोपी पति जाफर अभी फरार है, इसकी तलाश की जा रही है। सिटी कोतवाली थाना इलाके का ये पूरा मामला है। बेहद दिल दहला देने वाली खबर। दंपति का, पति पत्नी का आपसी विवाद और उसमें मासूम की हत्या। मार दिया, अभी तो खेल रहा था वो 9 बजे, मार दिया बड़ी बड़ी के, और उसके सरिया भी घुसट जा रहे जिनकी जगह। क्या करूँगी मैं सर, कुछ तो करो। अभी मार दिया, चाकू भी मेरे मार दिया लकड़ी से। और इस बुलेटिन में इतना।